जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 38। आज के लेक्चर में हम पहले तो क्विज़ होगा। अच्छा, इसके बाद आज हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं बीसीजी मैट्रिक्स स्टडी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम होम असाइनमेंट के कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज मैं चाह रहा हूँ हम बीसीजी मैट्रिक्स जो है इसको हम कंप्लीट स्टडी कर लें। ठीक है, असाइनमेंट में वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन वो क्लियर है। वॉल्यूम 2 की असाइनमेंट थी, वो समझ आई आपको? रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, केस स्टडी नहीं थी कल के क्वेश्चन में। चलो लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे हम उसको, लेकिन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करें जी, तैयार है क्विज के लिए? शाबाश। सिस्टम आपको पता है, बाल पे जाइए, एक्सप्लोरर ओपन कीजिए, menti.com टाइप कीजिए, बॉक्स आएगा सामने। आज का 8 डिजिट कोड है 75734725। टाइप कर लिया आपने? सिस्टम सर आपको पता है, इसलिए इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तैयार है भाईजान? वो किधर है भाई जो आर्गुमेंट करती है? तैयार है? चले, पहला क्वेश्चन ये रहा। What defines a strategic group within an industry? Companies in different sector? नहीं, वो तो strategic group में नहीं है ना, different sector में। Companies with distinct business model, different business model के साथ नहीं, same business model वाली होती हैं। और companies with similar strategic profiles, हाँ similar, जिनकी strategy similar है, यानी marketing strategy, business strategy ये similar। और companies in different geographical areas, ये भी नहीं। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, थर्ड ऑप्शन, स्ट्रेटजी ग्रुप। ठीक है, ये ऐसी कंपनीज है जो सेम इंडस्ट्री में भी हैं और सिमिलर इनकी स्ट्रेटजीज भी है। अच्छा, सेम इंडस्ट्री में हो लेकिन स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो, वो फिर डिफरेंट स्ट्रेटजी ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा जी क्वेश्चन 2 आपके सामने। आइडेंटिफाइंग अनफिल्ड गैप्स इन द इंडस्ट्री कैन लीड टू। अच्छा, अनफिल्ड गैप्स को कहते क्या भला हम? स्ट्रेटेजिक स्पेस, यानी स्ट्रेटेजिक मैप के ऊपर जिस जिस जगह स्ट्रेटेजिक ग्रुप नहीं होंगे वो जगह हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस है। उसे अनफिल्ड मार्केट भी कहते हैं, अनटैप्ड मार्केट भी कहते हैं। कह रहा है अनफिल्ड गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, इससे क्या होगा? क्या लीड टू? डिक्रीज कंपेटिटिव एडवांटेज, इंक्रीज मार्केट सैचुरेशन है। मार्केट सैचुरेशन तब इंक्रीज होगी जब मजीद सप्लायर्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, या जो कस्टमर्स हैं वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, डिमांड स्टैग्नेंट, यानी यूं कह लीजिए जब मार्केट अपनी 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाती है, मजीद डिमांड उसमें ग्रो नहीं होती, मार्केट मैच्योर हो जाती है, उसे कहते हैं मार्केट सैचुरेट होना। डिस्कवरी ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, यहाँ ये बिल्कुल ये लीड कर सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे? आपको पता है जिस जगह पे स्टडी स्पेस है, जहां स्टडी स्पेस है इसका मतलब है वहां पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट, शाबाश। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये रहा। हाउ डज मार्केट सेगमेंटेशन बेनिफिट ए कंपनी? मार्केट सेगमेंटेशन से कंपनी को क्या फायदा होता है?
इट सिंप्लीफाइज प्रोडक्ट डिजाइन, इसका प्रोडक्ट डिजाइन से ताल्लुक ही नहीं है सेगमेंटेशन का। इट रिड्यूसेस ओवरऑल बिजनेस रिस्क, नहीं। इट टेलर्स प्रोडक्ट्स टू स्पेसिफिक ग्रुप, ये प्रोडक्ट को स्पेसिफिक ग्रुप से, क्योंकि सेगमेंटेशन का मतलब यही है कि आपने स्पेसिफिक ग्रुप की नीड्स को सामने रखते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उन नीड्स को फुलफिल करना है। और ये डिक्रीजेस मार्केटिंग कॉस्ट, नहीं, बल्कि मार्केट सेगमेंटेशन में तो सेगमेंट जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप फोकस होकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसका मार्केटिंग से ताल्लुक नहीं है। आपको ये पता चलता है मार्केटिंग किन कंज्यूमर्स पे करनी है, किस सेगमेंट पे करनी है। मार्केटिंग पहले भी करनी है, बाद में भी करनी है। जी, अभी तक सी है, मेरे ख्याल सारे सी ही होंगे ऑप्शन करेक्ट, ऐसा होगा क्या? तीनों सी है ना? चले फिर फटाफट सी करते जाए। ऐसा सच में सी? What strategic move involve filling a strategic space? किस स्ट्रेटेजिक मूव से स्ट्रेटेजिक स्पेस फिल होती है? तो स्ट्रेटेजिक स्पेस कैसे फिल होती है? सी से न्यू प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग ए नीडेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, लेकिन फिर भी आप पूरी तौर पे सी नहीं लगाएंगे, इतना रिस्क नहीं लेंगे। भाई लेकिन समझ लेते हैं इसको। हाउ डज स्ट्रेटेजिक स्पेस इंपैक्ट इंडस्ट्री डायनामिक्स? स्ट्रेटेजिक स्पेस से इंडस्ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इंडस्ट्री को कैसे इफेक्ट करती है? रिड्यूसेस कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक स्पेस, नहीं। इंक्रीज प्रोडक्ट वैरायटी, प्रोडक्ट वैरायटी तो इंक्रीज नहीं। देखिए न्यू प्रोडक्ट आएगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वैरायटी इंक्रीज नहीं होगी, दोनों में फर्क है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना और चीज है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना और चीज है। रिप्रेजेंट अनफिल्ड मार्केट गैप्स, ठीक है, ये अनफिल्ड मार्केट गैप्स को रिप्रेजेंट करता है। और डिक्रीजेस मार्केट शेयर, नहीं, मार्केट शेयर डिक्रीज नहीं करता, बल्कि ए वाला क्यों नहीं है? रिड्यूसेस कंपटीशन। देखिए स्ट्रेटेजिक स्पेस की वजह से ऐसा नहीं होता कि कंपनी किसी ऑलरेडी सेगमेंट में मौजूद थी स्ट्रेटेजिक ग्रुप में, और वहां से निकल के अगर कंपनी उस ग्रुप को छोड़ के नई स्ट्रेटेजिक स्पेस पे आए ना, फिर आप ये कह सकते हैं कि उस जगह पे कंपटीशन कम हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी जगह स्ट्रेटेजिक स्पेस देखे कंपनी अपने किसी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप को क्विट कर दे और उस अनफिल्ड मार्केट स्पेस में प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये कंपनी कर सकते हैं, बड़ी कंपनी ये करती भी हैं कि उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में मौजूद है, किसी दूसरी जगह में स्ट्रेटेजिक स्पेस देखी, दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। ऐसे कंपनी समटाइम्स करती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो उसको छोड़ ही दे, ग्रुप को ही क्विट कर दे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये रहा जी क्वेश्चन 6। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, सबसे पहले सी पढ़ लें। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस? प्राइमरी पर्पज क्या होता है? हमने एंड में कल के लेक्चर में 2-3 पर्पज पढ़े थे ना। हाँ जी, आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट कंपनी, डायरेक्ट कंपैटिटर के हमारी कंपनी के डायरेक्ट कंपैटिटर कौन कौन से है, ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये राज। Which method is not commonly used
फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। एज मार्केट सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है फैक्टर, इनकम लेवल भी यूज होता है, क्वालिटी परफॉर्मेंस तो नहीं होता, क्वालिटी भी होता है, जो नहीं होता वो प्रोफेशन, अमूमी तौर पे नहीं होता। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स के सामने रखते हुए प्रोफेशन को भी हम टारगेट कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट आईटी रिलेटेड, जैसे जो मीटिंग सॉफ्टवेयर है जूम वगैरह, ये अमूमी तौर पे टीचिंग प्रोफेशन को टारगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं, हाँ जी, तो ये लेकिन अमूमी तौर पे सेगमेंटेशन जो होती है ना वो नहीं होती। इन चारों में से जो लीस्ट प्रोबेबली पैरामीटर होगा सेगमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है वो प्रोफेशन है। नेक्स्ट, अब बी की बारी आ गई है। What outcome is most associated with product differentiation? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कौन सा आउटकम अचीव होगा? यूनिक, अच्छा, लोअर प्रोडक्शन कास्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोडक्शन का लोअर नहीं, बल्कि बाजू का तो डिफरेंशिएट करने के चक्कर में कास्ट बढ़ जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन है तो डिफरेंशिएशन कहाँ गई फिर? वो तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन तो बल्कि अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। इंक्रीज्ड मार्केट सेगमेंटेशन, नहीं, डिफरेंशिएशन से सेगमेंटेशन नहीं होगी। हाँ, सेगमेंटेशन के बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। जब आप मार्केट सेगमेंट जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को यूनिक प्रोडक्ट के तौर पे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में जो दूसरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या कंपैटिटर्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे डिफरेंट है, यूनिक है। ठीक है, 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज होती हैं, हम स्टडी करने के पोर्टल ने बताई थी अपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग के हवाले से। एक है कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक स्ट्रेटजी ये है अपनी प्रोडक्ट को मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करें, दूसरे कंपैटिटर से कम की कॉस्ट पे। ये उस सूरत में होगा जब आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, तो कम रखें आप प्राइस, जो जितनी कॉस्ट सेविंग करेंगे वो प्रॉफिट होगा। लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटजी, मतलब बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है। बेहतर स्ट्रेटजी क्या है वो दूसरी बताता है, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को यूनिक करे, डिफरेंशिएट करे, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। पहला है कॉस्ट लीडरशिप, कि कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेट करें। दूसरा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, अपनी प्रोडक्ट को सर्विसेज को डिफरेंशिएट करे दूसरों से, कहता है ये ज्यादा सक्सेसफुल है कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने में। एक तीसरा होता है नीश मार्केट, कि मार्केट के सिर्फ चंद एक कंज्यूमर्स के ऊपर जो हाई पेइंग है, जैसे वो बताया था मक्खन मलाई मार्केट की, उन्हीं कस्टमर के ऊपर फोकस करें और उन्हीं से आप अपना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करें। तो बहरहाल ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये किससे रिलेट करता है? यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन से। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये राज, A market segment typically consists of buyers with high level income, similar needs, different preferences या same geographical location. Similar needs, ठीक है, नीड सिमिलर होती हैं, ज्योग्राफिकल या डिफरेंट प्रेफरेंसेस तो नहीं होगी। एक मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, एक मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर नहीं, प्रेफरेंसेस सेम होंगी, वरना सेगमेंटेशन तो नहीं। देखिए, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को कंपेयर करें ना, अगर उनकी प्रेफरेंसेस या नीड्स डिफरेंट होगी। एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उनकी नीड्स या प्रेफरेंसेस सेम होंगे। इस चीज का ये तो बल्कि कल खास तौर पे मैंने आपको एम्फसाइज करवाया था इस कंसेप्ट को। लास्ट क्वेश्चन ये रहा जी,
विच फीचर इज नॉट टिपिकली ए बेसिस फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइस क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेसिस है? सप्लायर रिलेशनशिप ये नहीं है, क्वालिटी भी है, डिजाइन भी है। इस बेसिस पे भी आप एक प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। शाबाश। चलिए अब अपने टॉपर्स की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन है जी? फर्स्ट पोजीशन पे शाबाश, ये फर्स्ट पोजीशन प्राइस दीजिए। सेकंड पोजीशन पे शाबाश, सेकंड पोजीशन। थर्ड, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये दीजिए इनको। सिक्स्थ पोजीशन किसकी है? मजीद प्राइस दे, सिक्स वाले को भी दे दे जी। सेवंथ पोजीशन किसकी है? सेवंथ वाले को भी दे दे। एट्थ पोजीशन किसकी है? एट्थ पोजीशन। नाइन्थ पोजीशन किसकी है? नाइन्थ, नाइन्थ वाले को भी दे। टेंथ पोजीशन किसकी है? टेंथ वाले को भी दीजिए। यू फिनिश लास्ट? बस कर दे भाई, 5 पे थी मैंने ऐसे एक्सटेंड करके 10 कर दे। कल कोशिश करना है आपने टॉप 5 पे दे। टॉप 5 हमारे एलिजिबल होते हैं प्राइस के लिए। ये तो वैसे एप्रिसिएशन के लिए, इंकरेजमेंट के लिए। चलिए अच्छा अब सुन लें आज की थ्योरी, अटेंटिव हो जाइए। स्टार्ट किया हमने मैनेजेरियल एनालिसिस को इस चीज से कि हमने सबसे पहले डिसाइड करना है किसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री कौन सी सेलेक्ट करें। इंडस्ट्री सेलेक्ट करने में हमें किस थ्योरी ने हेल्प की? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने ये देखा कि हम उस इंडस्ट्री के अंदर किस स्ट्रेटजिक ग्रुप में हम फॉल करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी समझ लीजिए बहुत से कंपेटिटर्स होते हैं ना। कुछ कंपेटिटर्स एक सर्टेन टाइप ऑफ कंज्यूमर को फोकस कर रहे होते हैं, कुछ दूसरे को। हमने इंडस्ट्री का एनालिसिस किया। क्या किया? इंडस्ट्री का एनालिसिस किया। इसमें हमें 2 अहम कंसेप्ट पता चले, एक स्ट्रेटजिक ग्रुप और दूसरा स्ट्रेटजिक स्पेस। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी अहम है, मार्केट सेगमेंटेशन भी अहम है, ठीक है, लेकिन हमें ओवरऑल लेवल पे स्ट्रेटजिक ग्रुप और स्ट्रेटजिक स्पेस का पता चल गया। स्ट्रेटजिक ग्रुप में हमें पता चल गया हमारे डेट कंपेटिटर कौन से हैं। अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा अब आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं। इतने आपने चले क्विज में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। सिंपल यस नो में आंसर करना है, लेकिन सोच के। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी एक से ज्यादा स्ट्रेटजिक ग्रुप्स में एग्जिस्ट कर रही हो? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे होगे। हाँ, डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे होगे। जैसे एक ज़माने में, अब तो खैर शायद नहीं है या शायद अब भी हो, जो हलीब कंपनी है, जो इनका दूध का पैकेट होता था, इनकी एक और प्रोडक्ट होती थी डेयरी क्वीन के नाम से। उसकी पैकिंग थोड़ी डिफरेंट होती थी और वो दूध सस्ता होता था। होता वो पैकिंग वाला था, डब्बे वाला नहीं होता था, वो दूसरा उसका प्लास्टिक का शॉप उस स्टाइल में होता था। अब वो बेसिकली उसका रेट कम होता था। वो किस लिए? ताकि ऐसे लोग जो के प्रोसेस, जो मिल्क है जो कंपनी प्रोसेस करती है, वो कंज्यूम तो करना चाहते हैं, मिलावट से पाक कह लें इसको, लेकिन वो हाई प्राइस पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किया स्ट्रेटजिक स्पेस है कि ऐसे लोग जो के डिमांड करते हैं इस तरह के दूध की, लेकिन प्राइस पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक दरमियानी क्वालिटी थोड़ी सी लो की, प्राइस थोड़ी सी हाई रखी जो खुला दूध होता है उसकी निस्बत, और एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। ठीक है, और मुझे याद है वो हम घर में फिर वो इस्तेमाल किया करते थे। तो ये एक डिफरेंट पर 2 प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, और बल्कि इसके अलावा भी अब इससे हटके, स्ट्रेटजिक ग्रुप से हटके भी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स
जिन्होंने लॉन्च की है और वो मैन्युफैक्चर करते हैं। बल्कि एक जगह पे तो मैं पढ़ा था, मुझे अब कंफर्म नहीं है, कि वर्ल्ड वाइड कोका कोला की या पेप्सी की इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि आप हर रोज़ उसकी एक नई प्रोडक्ट यूज़ करें, साल ख़त्म हो जाएगा, उनकी प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं होंगी। ठीक, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या पहले मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट में मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च की हो? पेप्सी है, लेज, सॉफ्ट ड्रिंक, उसके बाद एक्वाफिना, नेस्ले, नेस्ले की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स? चॉकलेट, योगर्ट, कैडबरी। नहीं, पहले नेस्ले को पूरा कर लें हम। इसके अलावा इनकी ये मिनरल वाटर, जूसेस हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और प्रोडक्ट और कंपनी? यूनिलीवर। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है यूनिलीवर की? लाइफ बॉय, लक्स, और फेस वॉश, हाँ बॉन्ड फेस वॉश, और भी प्रोडक्ट्स होंगे, सर्फ एक्सेल, ठीक है, एरियल भी। अच्छा चलिए ठीक है। आप इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं कि एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अपनी हर प्रोडक्ट पे जो एफर्ट्स हैं वो सेम लगाने चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेटजी, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी, ये हर प्रोडक्ट पे सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होनी चाहिए, जैसी प्रोडक्ट वैसी स्ट्रेटजी। अच्छा ओके, चले अब मैं छोटा सा आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, छोटी सी मिसाल, सिर्फ कंसेप्ट समझने से पहले। एक वालदा है, माँ, उसके हैं 4 बच्चे, ठीक है। एक बच्चा है वो कॉलेज जाता है, पढ़ रहा है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, ठीक है। एक बच्चा है उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है और वह अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है। 2 बच्चे हो गए, एक अभी पढ़ रहा है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, अच्छी सैलरी भी है उसकी। तीसरा बच्चा है उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, वो बेरोजगार है, उसे कहीं पे तो जॉब नहीं, क्या क्वालिफाई किया, चले। फोर्थ जो उसका बच्चा, वो समझ लीजिए कि उसने वो रिटायरमेंट एज पे पहुंच गया, उसने काम कर लिया, पीक पीरियड देख लिया, अब वो रिटायरमेंट एज पे पहुंच चुका है, रिटायर हो गया है। अब हर महीने उसको, लेकिन वो अच्छी जगह से रिटायर हुआ है, हर महीने उसको पेंशन मिल रही है, आर्मी से पेंशन मिल रही है। मैं बाकी जगह से रिटायर नहीं होते, आर्मी में तो बल्कि रिटायर ही नहीं होते भाईजान, वो दिन पूरी जिंदगी वक्फ की होती है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। बस कर दे ठीक है। अरे नहीं, देखिए एग्जाम्पल के कितने बच्चे थे? 5, 4 बच्चे थे। पहला बच्चा कौन सा था? जो पढ़ रहा था। दूसरा बच्चा कौन सा है? क्वालिफाई करके अच्छी जगह पे लगे। तीसरा बच्चा बेरोजगार। चौथा बच्चा कौन सा है? रिटायर्ड, उसकी पेंशन आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, इन सब के ऊपर इन सब के लिए यूं समझ लीजिए, जो घर में खाना बनेगा, जो घर में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनको खाना तो चले अलग कर लें, जो घर में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्या वो सबके लिए एक जैसा होगा? एक जैसा। माँ के लिए बेटे सारे एक जैसे होते हैं, बेटा तू सीए ना कर अरे भाई कर ले सीए, फिर देखना जरा। प्यार एक जैसा होता है, लेकिन माँ ये भी चाहती है ना बच्चे कामयाब हो। और जो बच्चा नहीं पढ़ता, तो आपको पता है माँ के अपने हथियार भी होते बड़े तो क्वेश्चन मेरा ये है, आपके ख्याल में क्या सब के ऊपर जो अखराजात हो रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूं सवाल को, सब के ऊपर जो अखराजात हो रहे होंगे, क्या वो एक जैसे होंगे? वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे। एग्री करते हैं? और शायद होने चाहिए भी। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट हमें बीसीजी मैट्रिक्स समझाता है। बीसीजी मैट्रिक्स किस चीज का नाम है? बीसीजी मैट्रिक्स है एक मॉडल
जो कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को 4 हिस्सों में क्लासिफाई करता है। कह रहा है दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड टू वैल्यूएट कंपनीज प्रोडक्ट। ये उस कंपनी, याद रखिए ये मॉडल उस कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा जिसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी पे ये मॉडल अप्लाई नहीं होगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी इस मॉडल के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करती है कि कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है। ये कैटेगराइजेशन कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि इस कैटेगराइजेशन के बाद कंपनी ने ये फैसला करना है कि किस प्रोडक्ट के लिए हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस में हमने मार्केटिंग ज्यादा करनी है, किस में मार्केटिंग कम करनी है। तो बीसीजी मैट्रिक्स का पर्पस क्या है? प्रोडक्ट्स को 4 में से किसी एक हिस्से में क्लासिफाई करना। बीसीजी मैट्रिक्स क्लासिफाई करवाएगा। फिर इसके बाद, लेकिन ये आधा काम है, आधी जॉब है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि अगर प्रोडक्ट इस क्लास की है तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, प्रोडक्ट उस क्लास की है तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। यानी बीसीजी मैट्रिक्स जो कंप्लीट एनालिसिस है इसके 2 हिस्से हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन, नंबर 2 डिसाइड करना स्ट्रेटजी क्या होगी। क्लियर? यही बता रहा है। कह रहा है बीसीजी मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स यूज्ड टू वैल्यूएट कंपनीज प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगी? आपको पता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव शेयर ऑफ मार्केट की बेस पे। कह रहा है आफ्टर वैल्यूएशन कंपनी डिसाइड स्ट्रेटजी फॉर ईच टाइप। पहले वैल्यूएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी डिसाइड करें। यानी बीसीजी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, लिख ले, बीसीजी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन प्लस स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या हर प्रोडक्ट की एक जैसी होगी? भाई अगर हर प्रोडक्ट की एक जैसी है तो क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली हर एक की डिफरेंट होगी। ठीक है। तो ये हमारे सामने अब हमें दिखा रहा है कि प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई हमने किस तरीके से करना है, किस वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगी। सबसे पहले देखिए, ये एक जैसे टिपिकल इकोनॉमिक्स में डायग्राम पढ़ते थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके उसने 4 हिस्से कर दिए हैं। ये इकोनॉमिक्स में ये वाला कॉर्नर होता था इसे ओरिजिन बोलते थे। ओरिजिन के साथ ये वाला हिस्सा कौन सा आता था? लो। और ये वाला हिस्सा हाई। यानी यहां से इधर जाते जाए तो ये इंक्रीज होता था, इधर कम होता जाएगा, इधर इंक्रीज। तो यूं समझ लीजिए ये ओरिजिन ओ है, यहां पे लिखा है लो और यहां पे लिखे, इसके नीचे क्या लिखा है? हाई। उसी तरह यहां पे बताइए ये क्या होगा? लो, नीचे लो और ऊपर हाई। क्लियर? ये 4 तरह की प्रोडक्ट्स है। अच्छा, वापस अपनी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ये प्रोडक्ट्स को नाम देता है डॉग्स। ये नाम देखिए उन्होंने पहले से हमें दिए हुए हैं, हमें नाम के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये नाम ऐसे, ये नाम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आपने यही नाम यूज करने हैं, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। ये है जी, ठीक है जी। एक है, कहानी को छोड़े इसको। ये डॉग, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ। पहले मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। डॉग ऐसी प्रोडक्ट जो कुछ कमा के नहीं दे रही, जो सिर्फ बैठी है, प्रोडक्ट खा रही है, जो इवन अपने शायद अखराजात भी पूरे ना कर रही हो, ये है डॉग। हमारी वाली एग्जांपल में कौन सा बेटा है? बेरोजगार। ठीक है, वो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पा, या शायद कर रहा हो लेकिन घर को सपोर्ट हरगिज नहीं कर रहा होगा। ये प्रोडक्ट वो होती है जो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रही होती, या इवन अगर कर रही हो ना तो कम से कम बस इस काबिल कि अपना खर्चा पूरा कर ले। वो दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट, बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही होती, बिजनेस को इससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, बल्कि उल्टा कुछ ना कुछ शायद खर्चा लग ही रहा हो। ठीक है, अब मैं आपसे स्ट्रेटजी नहीं पूछ रहा कि इसको घर से निकाल दे कि ना निकाले, अभी नहीं, वो स्ट्रेटजी नहीं, भी आपने सोचनी है, अभी सिर्फ प्रोडक्ट। क्वेश्चन मार्क, ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी होती है।
ये या तो इनको क्वेश्चन मार्क क्यों बोलते हैं, या तो इनका फ्यूचर है डॉग, या तो ये ऊपर से नीचे गिरेगी, या इनका फ्यूचर होगा स्टार्स। अब ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन मार्क इनको इसलिए कहा कि अभी कंफर्म नहीं है, मे बी ये डॉग बने, मे बी स्टार बने। तो क्या हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए? इट डिपेंड्स। अगर तो लग रहा है कि इसमें स्टार बनने की कॉन्फिडेंस है, चांसेस ज्यादा हैं, तो बिल्कुल इसकी मार्केटिंग बढ़ा दें, इसके ऊपर अखराजात करने शुरू कर दें। और अगर लग रहा है कि ये में क्वेश्चन मार्क, ये डॉग में कन्वर्ट हो, गॉड डॉग की तरफ ही जाएगा, ये कुछ को मार्क नहीं देगा, तो फिर क्या करें? स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। हमारी वाली एग्जांपल में कौन सा बेटा क्वेश्चन मार्क में क्लासिफाई? जो भी पढ़ रहा है। अगर तो वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, फिर हालांकि वो शायद कमा के ना दे रहा हो कुछ, लेकिन जो क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और अगर उसके हालात अच्छे नहीं है, छुट्टियां करता है, टेस्ट नहीं देता, ठीक है, हर अटेम्प्ट के बाद कहता है कि मैं पास हो गया हूं, लेकिन आई कैप ने 2 पेपर मजीद बढ़ा दिए हैं, मजीद पास करना है, तो फिर क्या इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए हम प्योर फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, इमोशंस को दरमियान में नहीं लाना। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऐसे कहे भाई छोड़ो इसको, तुमने वैसे भी फेल हो जाना, ऐसा करो कि काम शाम सीखो, दूसरा रिक्शा चलाना सीखो। बी काम नहीं भाईजान, हाँ, जो सीए नहीं करा वो बीए भी नहीं कर सकेगा। हाँ, ये स्टडी नहीं पढ़ी, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जो सीए नहीं कर सका वो रोज वही रहेगी। बहरहाल चले इसको छोड़े। स्टार कौन से वाले प्रोडक्ट? अच्छा, आपको इस सारे चारों में से प्रोबेबली ये लग रहा होगा कि बेस्ट प्रोडक्ट है स्टार। कैश का हो, आर्मी। स्टार नहीं लग रही? अच्छा पहले बताइए, हमारी एग्जांपल में स्टार प्रोडक्ट कौन सी है? स्टार चाइल्ड कौन सा है? जो जॉब कर रहा है। क्यों? वो अच्छी खासी कमा तो रहा है, सैलरी कमा रहा है, वो सैलरी ला रहा है 25,000 नहीं, 2-2.5 लाख ला रहा होगा, तो उसमें मसला क्या है? नो डाउट ये जो स्टार्स है ना, ये अर्न ज्यादा करते हैं, लेकिन इन्हें अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए मार्केट में एक्सपेंसेस भी ज्यादा करने पड़ते हैं। तो ये कुछ अर्न करके तो दे रही होते, घर में कुछ ना कुछ खर्च चला रहा होगा, लेकिन कहेगा दोस्तों के साथ मिलने भी जाना है, पार्टी भी है, आज उसकी दावत की है, घूमने फिरने जाना है, नए कपड़े लाने हैं, नए जूते लाने हैं, वगैरह वगैरह। इसके कमा ज्यादा रहा होगा, इसके अखराजात भी ज्यादा होंगे, ये जहन में रखिएगा। ये स्टार प्रोडक्ट है, मार्केट में इसका अच्छा शेयर होता है, ये हमारी सक्सेसफुल प्रोडक्ट होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें इसकी एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ती है कंटिन्यूस, ठीक है। साथ ही साथ प्रोडक्ट सेल हो रही है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, वारंटी एक्सपेंसेस भी होंगे इसके, ठीक है। तो ये अर्न करके दे रही है, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि हमारी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ये कंपनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होगी। क्यों नहीं कर रही होगी? इसको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी पैसों की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और लास्ट, कैश काउ। कैश काउ कौन सी? हमारी एग्जांपल में कैश काउ कौन से वाला बच्चा? रिटायर्ड वाला। अच्छा, ये शायद ये कोई बहुत ज्यादा अर्निंग ना कर रहा हो कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा अर्निंग ना, लेकिन ये जितनी भी इसके खर्चे कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें ऑफिस नहीं जाना, आने जाने का कोई खर्चा नहीं है, इसके कपड़ों वगैरह का इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा, दावते दूवते नहीं कर रहा होगा, घर में बैठा रहना इसने। तो ये प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि कमा के दे रही होती है और इसके अखराजात भी कम होते हैं। स्टार में और कैश काउ में यही फर्क है, दोनों प्रोडक्ट्स कमा के दे रही हैं आपको, लेकिन फर्क क्या है? स्टार्स कमा के दे रही है, इसके अखराजात भी ज्यादा है। कैश काउ कमा के दे रही है, लेकिन इसके अखराजात कोई नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन समझ आ गई। अब मैं आगे बताता हूं कि क्लासिफिकेशन बेसिस क्या है, लेकिन पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या स्टार इस काबिल है? ये 1 मिनट है, ये जो डॉग प्रोडक्ट है,
इससे तो कुछ नहीं आ रहा होगा हमें, बल्कि हो सकता है उल्टा इसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ रहे हो। इसके ऊपर पैसे खर्च करने के लिए कहां से आएंगे? क्या क्वेश्चन मार्क से आएंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है क्वेश्चन मार्क से? कितने स्टूडेंट का ख्याल है डॉग खुद ही कमा के अपने खर्चे पूरे कर रहा हो? चले शुगर, हाँ करता होता तो हम इसको ये नाम थोड़ी देते। क्वेश्चन मार्क, कितने स्टूडेंट का ख्याल है क्वेश्चन मार्क से पैसे आएंगे? भाई क्वेश्चन मार्क, हाँ बिल्कुल, उसकी अनसर्टेनिटी है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है स्टार सपोर्ट करेगा इन वाली प्रोडक्ट्स को, डॉग्स को? क्वेश्चन मार्क। स्टार क्यों नहीं करेगा सपोर्ट? उसके अपने खर्चे हैं, वो अपने आप को ही री इन्वेस्ट कर रहा होगा ग्रो करने के लिए, उसे मार्केट में मजीद ग्रो करने के लिए भी अखराजात की जरूरत है। तो इसका मतलब है कैश का उसे जो कैश वसूल हो रहा है उससे कंपनीज काबिल होती है ना सिर्फ ये कि खुद प्रॉफिट अर्न करें, बल्कि उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क और डॉग प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन मार्क और डॉग को सपोर्ट करने के लिए जो कैश जरूरी है कहां से आता है? कैश को इस प्रोडक्ट से। ये इस जगह पे जो प्रोडक्ट्स होती है ना, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती है कैश का उसमें। और इन्हीं प्रोडक्ट से जो कैश आता है ना, वो असल में कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है। ये बात समझ है? अच्छा, अब चूंकि आज अनइंटेंशनली हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे जब मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि इनको कैश कहाँ से मिलेगा, तो आपने बताया कैश, ये स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन था। एक और मेरा स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है, और ये प्रोबेबली मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी है इस पूरे टॉपिक की। क्या हमें डॉग्स प्रोडक्ट कंटिन्यू करनी चाहिए या डिसकंटिन्यू करनी चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है डिसकंटिन्यू करनी चाहिए? कितनों का ख्याल है कंटिन्यू करनी चाहिए? अच्छा, इसकी वन वर्ड स्ट्रेटजी यही है, डिसकंटिन्यू करें। लेकिन दो सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो कहता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, पहली रीजन क्या है? बाकी प्रोडक्ट्स को इससे फायदा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ आपने देखा हो डिपार्टमेंटल स्टोर वो सेल लगाते, जैसे मदर डे के ऊपर वो नॉर्मली जो फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की चीज़ है वो 600 रुपए की बेच रहे होंगे एक चीज़। किस लिए? कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में जब लोग आएंगे इस चीज़ को खरीदने के लिए ऑफर लगाई है, इस पर हमें चाहे नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इधर आएगा, घर से चल के इधर आएगा, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो दूसरी प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा। इसकी सेल दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगी, वहां से हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो अगर आपकी डॉग प्रोडक्ट फौरी फैसला ना करे डिसकंटिन्यू करना है, पहले देख ले क्या ये दूसरी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रही है। अगर दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है फिर इसे कंटिन्यू करें। और दूसरा देखे, अगर दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं भी कर रही लेकिन अपना खर्चा पानी निकाल रही है, ये अपनी कॉस्ट कवर कर रही है, फिर भी इसको कंटिन्यू कर देना बेहतर है। हाँ, बहुत सी कंपनीज खासतौर पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो ना मोबाइल वगैरह, उन्होंने अपने कुछ पुराने मॉडल सिर्फ इस वजह से कंटिन्यू किए हुए हैं, एक लेगेसी बन गई, हिस्ट्री बन गई है, वो उसको नहीं छोड़ना था। जैसे बात को होता है कुछ लोग, जैसे वारन बफे है, वो अपने वो 60 साल पुराने घर में अभी भी रहता है, हालांकि वो बड़ा घर जो है क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक एसोसिएशन हो जाती है। तो कंपनी की भी कुछ प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएशन हो जाती है, और वो ये चाहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट चूंकि हमारी पहचान है, हम इसको डिसकंटिन्यू ना करें, चाहे इसके ऊपर लॉस ही क्यों ना आ रहा हो। तो ये है हमारे 4 प्रोडक्ट्स। अब आपसे एग्जाम में क्या रिक्वायर करेगा? प्रोडक्ट्स का डाटा देगा और आपसे कहेगा पहले मुझे बताओ ये प्रोडक्ट किस क्लास से, किस क्वाड्रेंट से रिलेट करती है। ये एक हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं, किस क्वाड्रेंट से, किस मैट्रिक्स से रिलेट करती है, मैट्रिक्स से। ये 2x2, इसको बीसीजी मैट्रिक्स को बोलते हैं, 2x2 मैट्रिक्स थ्योरी है। 2x2 का मतलब क्या? 2 रोज 2 कॉलम। इसमें क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होगी सुन लें। हमने सिर्फ 2 बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना है, और जब आप इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि ये प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफिकेशन है या प्रोडक्ट एनालिसिस है उसको ओवर सिंप्लीफाई करती है ये थ्योरी, यानी आपकी सारी प्रोडक्ट्स को सिर्फ 2 बेसिस पे क्लासिफाई करेगी। कौन सी 2 बेसिस? मार्केट शेयर कितना है, मार्केट, बाकी हर चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सेल प्राइस कितनी है, ब्रांड लॉयल्टी कितनी है, ये सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती है।
सारी प्रोडक्ट्स का फैसला सिर्फ दो चीजों पे होगा। किन दो चीजों पे? मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर ग्रोथ रेट हाई है तो प्रोडक्ट ऊपर जाएगी, ग्रोथ रेट लो है नीचे जाए। सवाल यह है कि कितना परसेंट ग्रोथ रेट हम लो समझे, कितने परसेंट हाई। इसको वो कहता है 10% का बेंचमार्क बनाया है कि 10% से कम है ग्रोथ रेट तो वो होगी लो, और अगर 10% से ज्यादा है होगी हाई। और इनडायरेक्टली एक आपको इसके ऊपर एक दूसरा भी क्रिटिसिज्म बताता हूं। एक क्रिटिसिज्म मैंने आपको ये बताया ना कि ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन सिर्फ दो फैक्टर्स की बेस पे करता है, बाकी हर फैक्टर को इग्नोर कर देता है। दो फैक्टर्स कौन से हैं? मार्केट शेयर। अब चूंकि हर क्वाड्रेंट की स्ट्रेटजी अलग है तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ रेट इस मार्केट का हाई है या लो है। अच्छा, अब जो आपके सामने एग्जांपल रखना चाहता हूँ जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ वो क्या है? अगर ग्रोथ रेट 9.9% है, हाई है कि लो? और अगर ग्रोथ रेट 10.1% है, हाई है। यानी स्मॉल चेंज इन ग्रोथ रेट will result in significant shift in strategy। समझ रहे? 10.1 हाई, 9.9 लो। तो जाहिर है जो हाई में कहेगा स्ट्रेटजी भाई खर्चा करो, बेतहाशा करो, ग्रोथ है, ग्रोथ नजर आ रही हो ना, खर्च एडवर्टाइजमेंट आपको बढ़ा देनी चाहिए। अगर मार्केट में ग्रोथ नजर, भाई ऐसा ही है। अच्छा, ये हो गया ग्रोथ रेट, क्लियर हो गया। इस बीसीजी मैटर में ग्रोथ रेट हाई हो सकती है या लो हो सकती है। ग्रोथ रेट लो कब होगी? 10% से कम। हाई कब होगी? 10%। अब सुने, पूरा 10% हो तो आप चाहे हाई में कर ले, लो में कर ले, आपकी मर्जी। दूसरा, रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट शेयर कितना? मार्केट के अंदर ना हर कंपनी का एक शेयर होता है। शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स और इन इंडस्ट्री और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड बाय कंपनी। यानी कंपनी की जितनी सेल है और पूरी इंडस्ट्री की जितनी डिमांड है उसको डिवाइड कर लें, आपके पास आ जाएगा शेयर इन दी मार्केट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इस कॉलेज का मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है सीए मार्केट में, एसीसीए को साइड पे छोड़ दे, सीए की सिर्फ बात करते हैं। मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं इस कॉलेज में, कितने हैं, टोटल कैसे पता चलेगा? हाँ, कोई ना कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर रही होती है हर इंडस्ट्री के। आईकैप जो बेसिकली रिजल्ट देता है उसमें स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, नंबर ऑफ पेपर्स। आईकैप स्टूडेंट वाइज नहीं देता, पेपर वाइज देता है, और पेपर वाइज ज्यादा बेहतर एनालिसिस कि टोटल इतने पेपर इस सब्जेक्ट में बच्चा अपीयर हुआ, टोटल पेपर, और जो एक कॉलेज के पास पेपर है डिवाइड करें, आप बता सकते हैं इस कॉलेज का शेयर 5% है, 10 है, 15, जितना भी शेयर है। ठीक, इस तरीके से मार्केट शेयर कैलकुलेट होता है। मार्केट शेयर कैलकुलेट कैसे होता है ये समझ आ गई आपको? क्वेश्चन में आपको करवाएगा, कैसे करवाएगा? टोटल मार्केट की जो डिमांड कैपेसिटी है वो इतनी है और ये कंपनी इसने 2022 में इतनी सेल की थी, तो हम जो उसने यूनिट सेल किए हैं डिवाइडेड बाय जो टोटल डिमांड है उस इंडस्ट्री की, उससे डिवाइड कर लेंगे, मार्केट शेयर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट शेयर कब हाई होगा, कब लो। इसी के साथ तीसरा क्रिटिसिज्म भी जुड़ा है। अब मैं आपको हाई लो की डेफिनेशन बताऊंगा कि कब मार्केट शेयर हाई समझा जाएगा, कब लो। आपने मुझे क्रिटिसिज्म करके बताना है, क्रिटिसाइज करना है इसको, किसमें क्या प्रॉब्लम है। हम अपने बिगेस्ट कंपेटिटर के साथ कंपेयर करेंगे अपना शेयर। बिगेस्ट कंपेटिटर, अगर हमारा शेयर हमारे बिगेस्ट कंपेटिटर से ज्यादा है तो मार्केट शेयर हाई है।
और अगर हमारे बिगेस्ट कंपेटिटर से कम है, मार्केट शेयर लो है। भी समझ गए? हाँ, ये क्रिटिसिज्म सर, इसका ये अप्रोच बेसिकली ये है कि या तो आप नंबर 1 है या आप कहीं नहीं है। यानी इस अप्रोच के मुताबिक ये डेफिनेशन है ना, बिगेस्ट कंपेटिटर के साथ कंपेयर करो, तो या तो अगर आपका बिगेस्ट कंपेटिटर आपसे आगे है तो आपका मार्केट शेयर लो हो गया, और अगर बिगेस्ट कंपेटिटर आपसे पीछे है मार्केट शेयर हाई हो गया। इसका मतलब अगर आप नंबर 2 पे हैं फिर भी मार्केट शेयर लो, और नंबर 20 पे हैं फिर भी मार्केट शेयर लो। समझ रहे? यही इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। और एक और क्रिटिसिज्म, बल्कि केस स्टडी में उसने ये पूछा, सीफएफ लेवल की केस स्टडी थी, उसने कहा कंपेटिटर का, अब देखिए स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। अगर मार्केट शेयर हमारा हाई है तो अपने शेयर को मेंटेन करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट शायद ज्यादा कर रहे हो, और अगर मार्केट शेयर लो है तो मैं भी इतना खर्च ना कर रही हूं। अब एक क्वेश्चन आई कि आपने क्या कहा, उसने कहा मार्केट में 2 कंपेटिटर है, सिर्फ आप और दूसरा पर्सन। अच्छा मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कंपेटिटर है आपसे 100 कदम आगे, आप 100 कदम पीछे, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। क्या आप स्पीड तेज करने की कोशिश, और आपको पता है आगे 2-3 मिनट में रेस खत्म होने वाली है, क्या जान मारने की कोशिश करेंगे, या चूंकि डिफरेंस ज्यादा है आप कहेंगे जान मारने की क्या जरूरत है, अब जितना भी तेज है वो भी भाग रहा है, सही तो इसी स्पीड से चलते, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टमेंट मजीद करने की, अपनी एफर्ट्स को मजीद इन्वेस्ट करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, वो वेस्ट है, क्योंकि स्टिल आपने नंबर 2 पे रहना है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप और कंपेटिटर के दरमियान में सिर्फ 2 कदम का फर्क है, अब क्या करेंगे? अब आप अपने आप को नंबर 2 पे एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे, लो मार्केट शेयर है, एडवर्टीजमेंट कम करो, मार्केटिंग कम करो, एफर्ट्स कम करो, प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, या कि डिफरेंस थोड़ा है, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इस डिफरेंस को भी खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही फर्क है स्ट्रेटजी। इसमें क्रिटिसिज्म यही किया जाता है कि आपने कहा 2 कंपेटिटर एक इंडस्ट्री के अंदर, एक आप है, एक आपकी कंपनी, जो दूसरी कंपेटिटर कंपनी है वो है 51%, आपका उसका शेयर 51%, आपका शेयर 49% है। अब बताइए क्या है? हमने कहा हमें, हमारा मॉडल तो ये कहता है कि हमारा शेयर लो है, तो हमें तसल्ली के बैठ जाना चाहिए कि लो शेयर है, दूसरे का हाई है, एडवर्टीजमेंट कम करनी चाहिए। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ही कम है, नॉमिनल है, थोड़ी सी हमें एफर्ट करें ना, हमें एफर्ट बजाय ये कि चुप करके बैठ जाए, हमें मजीद कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मॉडल क्या कहता है कि आप लो है और वो हाई है, हालांकि फर्क कितने का है? सिर्फ 2%। आप मानेंगे ऐसे डिफरेंस में कि आप लो पोजीशन पे है पीछे और वो आगे है, आपको थोड़ा सा फर्क है, ये किसी भी वक्त 2 दिन की गेम है, अच्छी सेल हो गई हमारी, हम आगे चले जाएंगे। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी है बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बीसीजी मैट्रिक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने के लिए एक अच्छा टूल है, परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक गुड टूल जरूर है। तो ये आपको समझ आ गया मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट। बीसीजी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, पहले ये बताइए? क्योंकि इसमें 2 कॉलम 2 रोज। दूसरा, इसमें क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे होगी? मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट। अच्छा एक्सिस में रखिएगा, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स है, क्योंकि ये साइंस तो है नहीं। कुछ लोगों ने मार्केट शेयर को वाई एक्सिस पे और ग्रोथ रेट को एक्स एक्सिस पे शो करवाया, कुछ ने इधर जो है ओरिजिन के साथ हाई शो करवाया है, ओरिजिन के बाद लो करवाया, जो कि मुझे इलॉजिकल सा लग रहा है। ओरिजिन के साथ तो लो ही होना चाहिए, 0 से शुरू करते हैं हम। आपने इसको इसी तरीके से याद करना है, ओरिजिन के साथ लो है और बाद में हाई आएगा, और मार्केट शेयर एक्स एक्सिस पे, ग्रोथ रेट वाई एक्सिस पे। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, अगर ग्रोथ रेट लो है, यानी मार्केट मजीद एक्सपेंड नहीं हो रही, जैसे मैच्योर इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी ना आपने, वो कौन सी मैच्योर इंडस्ट्री एग्जांपल फिर से दीजिए? टाइप ऑफ इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कंप्यूटर इंडस्ट्री है, मैच्योर इंडस्ट्री है,
इसमें कि अब यह है कि जो इस्तेमाल कर, पॉपुलेशन बढ़े तो फिर ही कुछ बढ़े डिमांड, वरना तो उम्मीद तौर पर तो इंडस्ट्री में जो बढ़ नहीं रही, इंडस्ट्री भी अपनी जगह पे है, जितनी डिमांड है उतनी टोटल, और उसमें हमारा शेयर भी थोड़ा सा है, ग्रोथ रेट भी लो, मार्केट शेयर भी लो। प्रोडक्ट कौन सी होगी? डॉग। अच्छा, ग्रोथ रेट हाई है, यानी मार्केट एक्सपेंड कर रही है, मार्केट में नए कस्टमर आ रहे हैं, मार्केट बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है, हमें ज्यादा कस्टमर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा करंट मार्केट शेयर, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है लेकिन हमारा करंट मार्केट शेयर लो है। क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट इस काबिल है कि नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। अगर तो आपने नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया ना, तो जो मार्केट ग्रोथ बढ़ रही है, आप अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। जब मार्केट शेयर हाई हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट स्टार बन जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ग्रो कर रही है, आप अपना शेयर नहीं बढ़ा पा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा मार्केट ग्रो करना खत्म हो जाएगी। कभी ना कभी तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मैच्योरिटी पॉइंट आएगा, उसमें क्या होगा, फिर मार्केट ग्रो भी नहीं कर रही होगी और आपका शेयर भी लो ही रहेगा। इसका मतलब वो प्रोडक्ट फिर अल्टीमेटली किधर क्लासीफाई हो जाएगी? डॉग्स। तो क्वेश्चन मार्क में अगर आप हैं तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप अगर अपनी प्रोडक्ट को इस काबिल बना लेते हैं कि नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, तो ये क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट हो जाएगा स्टार में, और अगर नहीं तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन मार्क किधर आएगा? डॉग में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, स्टार कौन सी? अगर मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, मार्केट फैल रही है और मार्केट शेयर भी आपका ज्यादा है, स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट में हालांकि मार्केट शेयर आपका ज्यादा, आप ज्यादा लोगों को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ग्रोथ भी मार्केट में हो रही है, तो आपको मजीद कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाना पड़ रहा है, आपको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ रही है, आपको वक्तन फक्तन प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च करना पड़ते हैं, आफ्टर सेल सर्विस करना पड़ती है, इन सारी चीज़ों के अखराजात होंगे। तो अगर मार्केट शेयर हाई है, ग्रोथ रेट भी हाई है, तो कौन सी प्रोडक्ट? स्टार। और अगर मार्केट ग्रोथ रेट लो है, यानी मार्केट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी है, लेकिन आपका मार्केट शेयर हाईएस्ट है, हाई है, कैश, इसमें चूंकि अब मजीद मार्केट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब आपके मजीद अखराजात नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उस स्टैग्नेंट मार्केट के अंदर भी सबसे ज्यादा शेयर आपका है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कमा रहे होंगे कि नहीं यार? अखराजात नहीं है, ना होने मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के होते हैं वो तो होंगे नेसेसरी, लेकिन उसके अलावा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे, ये कैश काउ है। अब मुझे बताइए, अगर किसी भी एमसीक्यूज के अंदर या किसी भी केस स्टडी के अंदर वो आपको ये दो पैरामीटर बताए, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, कि एक प्रोडक्ट है ए है, ग्रोथ रेट हाई, मार्केट शेयर लो, कौन सी प्रोडक्ट है? ग्रोथ रेट हाई, मार्केट शेयर लो, ग्रोथ रेट हाई, मार्केट शेयर भी हाई, मार्केट शेयर लो, ग्रोथ हाई, मार्केट शेयर लो, ग्रोथ हाई, क्वेश्चन मार्क। और कैश काउ कब बनेगी? जब मार्केट शेयर हाई हो, ग्रोथ। दोनों तरीकों से आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ग्रोथ रेट हाई या लो है, मार्केट शेयर हाई या लो है, प्रोडक्ट कौन सी है, और वाइस वर्सा भी, कि अगर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये है, बताओ मार्केट ग्रोथ रेट क्या होगा, मार्केट शेयर क्या होगा। दोनों तरीकों से हैंडल कर लेंगे, आपने तैयारी इस तरीके से करनी है, ठीक है? जैसे होता ना, मैट्रिक में इंग्लिश पढ़ते थे तो दो तरह के सवाल होते थे, इंग्लिश से उर्दू बनाए, उर्दू से इंग्लिश बनाए। तो यहाँ पे इंग्लिश से उर्दू भी बनानी पड़ सकती है, पैरामीटर देके टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेगा, और उर्दू से इंग्लिश भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट देके पैरामीटर पूछ लेगा। दोनों तरीकों से मैनेज कर लेंगे, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बल्कि मुश्किल क्या, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही यही है, क्या? ओवर सिंप्लीफाइड। प्रोडक्ट को सिर्फ दो तरह से क्राइटेरिया के ऊपर वैल्यूएट करती है, बाकी क्राइटेरिया
नहीं, जी जी बिल्कुल, रियल वर्ल्ड के ऊपर एग्जांपल्स के ऊपर आता है पहले, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई। अब जरा इसको देखते हैं। प्रोडक्ट्स आर वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का बेंचमार्क कितना है? 10%। मोर देन 10% इज हाई, लेस देन 10% इज लो। और मार्केट शेयर बिगेस्ट कंपेटिटर, हायर शेयर बिगेस्ट कंपेटिटर से ज्यादा शेयर होगा तो हाई होगा, और लोअर होगा तो लो मार्केट शेयर। बिगेस्ट कंपेटिटर से कंपेयर करना। क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद अब हमने क्या करना है? क्लासिफिकेशन के बाद हमने अब स्ट्रेटजीज की तरफ जाना है। ये हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रेटजी याद कर लें वही काफी है। आधा काम हमारा हो गया। कौन सा काम हो गया? क्लासिफिकेशन का। अब कौन सा काम रह गया? स्ट्रेटजी का। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डॉग। फीचर क्या है? देखिए फीचर में वो वही रूल ही बता रहा है क्लासिफिकेशन का। प्रोडक्ट्स विद लो मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर, दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव एनी फ्यूचर। इनका कोई फ्यूचर नहीं है। क्या करें? कंपनी शुड डिस्पोज और रीपोजिशन दीज प्रोडक्ट्स। जैसे आपको याद होगा नोकिया का वो 3310, एक जमाने में सुपर, मतलब हर प्रोडक्ट जो होती है ना, वो स्टार है, स्टार के बाद कैश को, कैश को के बाद फिर डॉग। एक जमाने में वो स्टार रहा है, कैश को भी रहा है, फिर उसके बाद डॉग में कन्वर्ट हो गया। डिसकंटिन्यू कर, कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर भी दिया था, लेकिन शायद 2010, 11, 12 के आसपास आके आपको शायद याद हो, उन्होंने एक न्यू रिवाइज्ड वेरिएंट उसका लॉन्च किया था, न्यू वेरिएंट। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कॉम्बिनेशन किया था, जिसकी वजह से विंडोज जो थी वो ली थी और मॉडर्न, हाँ, यानी उसको रिवाइव करने की कोशिश की थी। रीपोजिशन का, रीपोजिशनिंग का मतलब ही यही है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो नहीं चल रही उसमें कुछ फीचर्स को चेंज करें कस्टमर के सामने, ताकि उस प्रोडक्ट की लेगेसी क्रिएट हुई ऑलरेडी, थोड़ा रीपोजिशनिंग करेंगे, कस्टमर की जो मार्केट है वो अट्रैक्ट हो सकती है उस प्रोडक्ट की तरफ। ये होता है रीपोजिशनिंग। तो डॉग प्रोडक्ट को या तो रीपोजिशन करते हैं, उसको चमका चमकू के दोबारा मार्केट में प्रेजेंट करें, शायद डिमांड बढ़ जाए, या डिस्पोज ऑफ कर दें। हाँ, कंपनी कैन आल्सो कंटिन्यू, दो केसेस में कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ दीज प्रोडक्ट्स कवर देयर कॉस्ट और सपोर्ट अदर प्रोडक्ट। अगर अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं, हालांकि मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट अपना खर्चा पूरा करे, तो बाद बात ऐसा होता है, बंदा कहता है चलो यार कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारा पोर्टफोलियो में है ही ना, चलो गुडविल के लिए बेहतर है, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। या दूसरी प्रोडक्ट एग्री करते हैं स्ट्रेटजी से, इसमें अंडरलाइन कीजिए पोजीशनिंग, रीपोजिशन के लफ्ज को, कवर देयर कॉस्ट को, सपोर्ट अदर प्रोडक्ट्स को। ये आपको केस स्टडी में शायद बार बार स्ट्रेटजी यूज करनी, ये स्ट्रेटजीज है, यूज करनी पड़े जी। नहीं, कवर देयर कॉस्ट में जो भी उनकी अपनी कॉस्ट है, यानी आप नोट कीजिए इस एनालिसिस में उसने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं किया कि प्रॉफिटेबल है। तो ये पॉसिबल है कि डॉग प्रोडक्ट हो स्टिल थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, ये पॉसिबल है। प्रॉफिटेबल अदर प्रोडक्ट्स करेगा तो वो डॉग से निकल नहीं जाएगा, डॉग की कैटेगरी से। अगर दूसरे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेगा तो वो डॉग की नहीं, दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट करने से ये अडोग की कैटेगरी में ही रहेगा, क्योंकि इन इटसेल्फ इसकी अपनी मार्केट में डिमांड कम है, अपना इसका ग्रोथ कम है शेयर का। क्वेश्चन मार्क कौन सी प्रोडक्ट्स है? प्रोडक्ट्स विद हाई मार्केट ग्रोथ बट ए लो मार्केट शेयर, दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर लॉट ऑफ है। इसमें आपका दो ऑप्शन होते हैं। अगर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट करें, इसमें रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, अच्छी खासी मार्केटिंग करें इसकी, ताकि ये स्टार में कन्वर्ट हो। अगर इसमें पोटेंशियल आपको नजर नहीं आ रहा, इसको दफन कर दें डॉग के साथ ही। कह रहा है स्ट्रेटजी क्या इसकी? कंपनी शुड इन्वेस्ट इन और डिस्कार्ड दीज क्वेश्चन। या तो इन्वेस्ट करें या डिस्कार्ड कर दें। किस बेस पे फैसला होगा कि इन्वेस्ट करना है कि डिस्कार्ड करना है? डिपेंडिंग ऑन देयर चांसेस ऑफ बिकमिंग स्टार। अगर उनके अच्छे चांसेस हैं स्टार बनने के तो इन्वेस्ट करो, स्टार बनेगी तो अपनी पिछली कॉस्ट कवर कर जाएगी, और अगर चांसेस नहीं है डिस्कार्ड कर दो। स्टार प्रोडक्ट्स विद हाई मार्केट ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, वो क्राइटेरिया डेफिनेशन है,
स्ट्रेटजी क्या है? कंपनी शुड सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक एज दे हैव हाई फ्यूचर पोटेंशियल। कंपनीज को इसमें सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, इनका फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे अगर आजकल देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये जीपीटीज वगैरह, इनमें ग्रोथ भी है, पोटेंशियल भी है इनका, और जो अर्ली जिन कंपनीज ने लॉन्च किया है जैसे ओपन एआई है, इसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। बाद में कुछ कंपनी गूगल बार्ड वगैरह आई या दूसरी कंपनी जो हैं, उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कदम रखा, लेकिन शेयर ज़्यादा। तो बताइए, चूंकि ग्रोथ ज़्यादा है, इन्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी है कि नहीं? कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। बल्कि वो एक जगह पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स कोट किए थे कि 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं ओपन एआई के। उनमें सारे पेड नहीं होंगे, लेकिन अगर 20-25% भी पेड है तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर मंथली इनकी इनकम है। लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं? न्यू से न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो ये स्टार प्रोडक्ट्स जो होती हैं, नो डाउट कमा रही होती हैं, लेकिन इन्हें अपने जो क्यों मार्केट बढ़ रही है ना, बढ़ती मार्केट को कैप्चर करने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए और उनको अपने पास अट्रैक्ट रखने के लिए, इंटैक्ट रहे, अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ती है। स्टार, तो स्टार में भी अगर जब हम ये कहते हैं इनको सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप हैरान तो नहीं होते? चाहिए, करनी पड़ेगी। और कैश काउस, ये कौन सा? प्रोडक्ट्स विद लो मार्केट ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर, यानी ग्रोथ नहीं है मार्केट में, मार्केट स्टैग्नेंट है, अपनी ओवरऑल मेच्योरिटी पे पहुंच चुकी है, लेकिन उस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा शेयर हमारा है। तो इसका मतलब है हम एक मार्केट जो डाइंग मार्केट है, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं वो कंपनी कमा रही होगी। दीज आर एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स विच नीड लेस इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं चाहिए इनको? इस वजह से नहीं शेयर ज्यादा है, ग्रोथ नहीं है मार्केट में, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम पहले एफर्ट करके कस्टमर को अपने साथ जोड़ चुके हैं। ठीक, देखिए मिनिमम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जीरो होगी, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर हो रही होगी, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मार्केट शेयर इतना ज्यादा कैसे है? क्योंकि जब ये प्रोडक्ट स्टार थी ना, ये प्रोडक्ट समझ लीजिए घूम फिर के आती है। ये ऐसे ही नहीं है कि पहले दिन ही कोई प्रोडक्ट कैश काउ में क्लासीफाई होगी। जब स्टार थी, हमने इसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मार्केट इसकी कैप्चर उस वक्त हो चुकी थी। ठीक है, अब देखें, अब जिस वक्त ये कोक या पेप्सी कंपनी जो ग्रो कर, जैसे 80s के दौर में, उसमें इनकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा थी। अब भी एडवर्टीजमेंट करते हैं ये, लेकिन अब इनकी एडवर्टीजमेंट का मकसद ये नहीं है कि कस्टमर बढ़ाएं। जो मार्केट है सॉफ्ट ड्रिंक की पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ये मैच्योर है, इसमें ज्यादा मतलब बच्चे तक वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का मकसद इनका ये नहीं है कि इन्होंने अपने बढ़ाना है सेल्स को, ये सिर्फ अपने कस्टमर को अपने साथ जुड़े रखने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। और अब इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट नहीं करते जितना कि आप इमेजिन कीजिए जब ये लॉन्च हुई थी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल 20th सेंचुरी में दरमियान में, उस वक्त इनकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा हुआ करते थे। ये है हमारी हार्वेस्ट। तो इस कैश काउ के लिए क्या स्ट्रेटजी है? कंपनी शुड मिल्क दीज कैश काउ, मतलब इनमें से जो है मक्खन मलाई है सारा हमारा, ये है। अब इसमें पैसा ही पैसा आएगा बस। फॉर कैश टू री, फॉर कैश किस लिए? टू री इन्वेस्ट इन अदर प्रोडक्ट्स। और अदर प्रोडक्ट्स कौन सी भला? स्टार नहीं ना भैया, ऐसा ना है, क्वेश्चन मार्क, शाबाश। यहाँ डॉग, अगर डॉग प्रॉफिटेबल नहीं है तो कुछ स्ट्रेटजीज क्लियर हुई आपको? अगर आपको कोई केस स्टडी में बता दिया जाए कि ये मार्केट के ग्रोथ रेट है, शेयर है, आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कर लेंगे बीसीजी मैट्रिक्स, स्ट्रेटजी भी कोई 2-3 बता देंगे, चले। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म जो है ना, वीकनेस इन बीसीजी मैट्रिक्स, ये 3-4 बड़ी बड़ी मैंने आपको बता दी है, बाकी रीड कर लीजिएगा। इसमें से सिर्फ 1 या 2 ऐसी होंगी जो मुझे एक्सप्लेन करने की कल जरूरत पड़ेगी, वरना बाकी आप जब रीड करेंगे इंशाल्लाह इसको समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा आपने केस स्टडी लाजमी करने हैं, ठीक है। इसमें अच्छा पहले सिर्फ टिक कर लें कौन कौन सी हमने पढ़ ली है। वीकनेस, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ रेट,
डिफिकल्ट टू डिसाइड है ग्रोथ रेट कितना हाई होगा कितना लो होगा। 10% रखा हुआ हमने क्राइटेरिया, लेकिन ये एक रफ सा क्राइटेरिया है। केयरफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, थोड़ा सा भी चेंज हो जाए क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। 10.1 से 9.9 हो गया, 9.9 से 10.1 तो क्लासिफिकेशन चेंज, और क्लासिफिकेशन चेंज तो स्ट्रेटजी चेंज, स्ट्रेटजी चेंज। यानी 51% है, अगर फर्ज कीजिए ग्रोथ रेट जो है वो है लो और हमारा शेयर है 51% मार्केट में, प्रोडक्ट कौन सी होगी? दो ही प्रोडक्ट, कैश खाओ। और अगर 49% हो गया डॉग, 2% का फर्क है और प्रोडक्ट डॉग में आ गई, और डॉग में आगे फौरन जहन में आता है क्या, इसको डिसकंटिन्यू कर दे। ऐसे भाई हमें कोशिश करनी चाहिए 49 से बैरियर क्रॉस करने की कि डिस्पोज कर देना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं केयरफुल इंटरप्रिटेशन, ये ना हो कैश का हो आपकी, थोड़ा सा डिमांड चार्जी तौर पे कम हो और आप उसको दफन कर दें कि डॉग बन गया, नहीं। अदर फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन मार्केट कंपेटिटिवनेस, कहते हैं कुछ और फैक्टर भी है। ये क्या है कि आप प्रोडक्ट को सिर्फ दो बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, ऐसा थोड़ी है, मार्केट में और भी है। ठीक है, मार्केट शेयर जैसे वो बड़ी बड़ी कहता है एप्पल है, उसका मार्केट शेयर ना भी हो ज्यादा हाई, मतलब स्मार्टफोन में फर्ज कीजिए उसका मार्केट शेयर ज्यादा, एंड्रॉइड का चाहे ज्यादा है, लेकिन मार्केट कंपेटिटिव तो उसकी है, जो ब्रांड लॉयल्टी है उसकी ज्यादा है, कस्टमर लॉयल है। इस तरह पोर्शे वगैरह जो मर्सिडीज वगैरह ये ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे, चाहे मार्केट शेयर इनका कम है लेकिन ब्रांड वैल्यू इनकी ज्यादा है, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ज्यादा है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो फैक्टर्स को नहीं बल्कि मजीद फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन ये बीसीजी मैट्रिक्स ओवर सिंप्लीफाइड सिर्फ दो फैक्टर को कंसीडर करता है। डॉग प्रोडक्ट में आल्सो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है कि नहीं, शेयर कम होगा, ग्रोथ रेट भी कम है, लेकिन अपनी खर्च तो हो सकता है पूरा कर रहे हो। डिफिकल्ट टू डिफाइन, बाज़ औक़ात ये प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, जैसे कौन सी प्रोडक्ट मेन मार्केट में आएगी, कौन सी सब्स्टिट्यूट में जाएगी, ये डिफाइन करना समटाइम। जैसे ऑर्डर 5 फोर्सेस मॉडल में हमारी मेन प्रोडक्ट कौन सी है, बाज़ औक़ात सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है और मेन प्रोडक्ट में फ़र्क ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए रिक्शा है और चिंगची है, चिंगची समझते हैं, पता नहीं वो कराची वाले जानते होंगे, कराची में होता है चिंगची? नहीं, लाहौर में तो है, लाहौर में तो है ही, कराची में भी होता है चिंगची रिक्शा। तो ये नॉर्मल हमारा रिक्शा होता है सीएनजी वाला, या वो जो चिंगची वाला है, क्या ये डिफरेंट मार्केट है कि सेम है? थोड़ा सा फर्क है ना, ये बता रहा हूँ। सीट ओपन होता है, ये चिंगची रिक्शा ओपन है, इसमें सीट थोड़ी ज्यादा होती है उड़ भी सकता है, हवादार है। तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या बाज़ औक़ात डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो, यही समझा रहा है कि प्रैक्टिकली सम टाइम ये डिफाइन करना कि आपकी जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी मुश्किल है। और फिर ओवर सिंप्लीफाई स्ट्रेटजिक डिसीजन, सिर्फ 2 फैक्टर्स की बेस पे सारे डिसीजन कर रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ये और भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सीईओ के मूड पे भी डिपेंड करता है, जिसमें अच्छा मूड होगा लगा दो एडवर्टीजमेंट, ऐसे होगा क्या? ऐसे होता है, बिहेवियर्स डिसीजंस पे इफेक्ट होते हैं। वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किताब में उसने नहीं बोला हो, घर के डिसीजन, शाबाश। चलिए, ये था हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। इंशाअल्लाह बीसीजी मैट्रिक्स ने हमें क्या बताया, प्रोडक्ट्स को ये किन कंपनीज पे अप्लाई होता है, डिफरेंट पोर्टफोलियो होता है, क्या करता है, 2 काम, क्लासीफाई करता है, स्ट्रेटजी बताता है। क्लासिफिकेशन किस बेस पे, 2 फैक्टर, कौन कौन से, मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट। बेंचमार्क क्या है ग्रोथ रेट का, 10% और मार्केट शेयर का बिगेस्ट कम है। ये सबसे अहम अल्फाज है, इसको आपने याद रखना है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेंगे। डॉग है तो डिसकंटिन्यू कर दें, नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन में उसने पूछा था कि स्ट्रेटजी के ऊपर कमेंट कीजिए, स्ट्रेटजी क्या है, डॉग प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड, उसके ऊपर कमेंट करना था हमने, क्या ये सही स्ट्रेटजी है, हमने कहा नहीं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा लेक्चर, असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, कल इसकी केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस था हमारा स्ट्रेटजी उसके क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। जी अच्छा, कल लेक्चर के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा।
आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।